ऐसी हस्ती को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। उनके नाम को पुकारने के पहले उनके इस्तकबाल में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार नारा हो जाए। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अब मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से आग्रह करता हूं कि आए और आपको जो बेसब्री से सुनने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं उनको आप कम से कम अपनी बातों से सब्र दे दें। अब आप लोग बैठ जाए। जरमुंडी विधानसभा का मंटू मोड़ और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद बुजुर्गों, माओ बहनों, नौजवान साथियों, आप बिल्कुल सब्र से काम लें। अभी मैं जा नहीं सकता जब तक हेलीकॉप्टर गया है देवघर फ्यूल लेने के लिए, वो लौट के आएगा नहीं तब तक मैं जा नहीं सकता। तब तक मुझे बोलना मेरी मजबूरी है। आप बिल्कुल सब्र से सुकून से बैठें। मैं खूब देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, फिर हेलीकॉप्टर लौट के आएगा, फिर हमें लेकर के अगली सभा के लिए जाएगा। तो पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और वो भी आया हूं अपने साथी के लिए, भाई के लिए, बादल पत्रलेख साहब के लिए। एक तो इनका नाम बहुत प्यारा है, एक ऐसा बादल जो हमेशा मोहब्बत की बारिश करता है, और नाम में पत्र लेख जुड़ा है। दोनों का संधि विच्छेद करिए तो इन्होंने सेवा के नाम पर जो पत्र लिखे हैं सरकारों को, वो आने वाले भविष्य में जो है वो संग्रह की जाएंगी। मैं बादल भाई को बहुत बधाई दूंगा। और ये जो जनता यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ लैंड किया तो धूप बहुत तेज थी, लेकिन बादल के बोलते ही बादल का साया हो गया और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया। आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय आपके, हाँ नहीं मैं जानता हूं, इधर भी थोड़ा सा इधर रहिए, पीछे एक एक आदमी को नजर आने दीजिए, क्योंकि उनकी शिकायत भी जायज है। वो घंटों से इंतजार कर रहे हैं, धूप में, पसीने में। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी बेचैनी, आपकी बेसब्री को समझता हूँ। और मंच में मौजूद लोगों को भी एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो सामने भीड़ खड़ी है, ये है तो हम हैं। हम 3-4 फीट ऊंचे एक मंच पर बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ज्यादा अहम या महत्वपूर्ण लोग हैं। असल में महत्वपूर्ण ये है जो 3 फीट 4 फीट नीचे बैठे हुए हैं। ये ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है, बादल का कोई वजूद नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी का कोई वजूद नहीं है। आपकी वजह से हमारा वजूद बनता है। इसलिए मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया अदा करता हूं। पहली बार आपके बीच में आया हूं। आने वाली 20 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है। न सिर्फ जरमुंडी के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ 5 साल आपकी सेवा करने वाला इंसान है, नेक है, शरीफ है, अच्छे हैं, भोले भाले हैं, कभी नफरत की बात नहीं करते। और एक तरफ भाजपा खड़ी है, उनके नेता खड़े हैं। एक तरफ उनके नारे हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे। और एक तरफ हम क्या नारा लगा रहे हैं, आओ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। एक तरफ
जीतते हैं तो उनकी गारंटी क्या है? उनकी गारंटी है अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा। और हमारी गारंटी क्या है? हम जीतेंगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। उनकी गारंटी क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं होगा, आपस में झगड़ा लड़ाएंगे। इस भीड़ में कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन आदिवासी, कौन दलित, कौन सिख, कौन ईसाई, कितना प्यार से, कितनी मोहब्बत से बैठे हैं। सब एक दूसरे से भाईचारे की बात कर रहे हैं। हर नेता जो आ रहा है वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है। उनके यहां जाइए, ये घुसपैठी आ गए, ये हो गया, वो हो गया, इनसे मिलो मत, इनसे जुलो मत, सिर्फ डराने की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग झांसे में आते भी हैं, लेकिन मैं तो पूरे झारखंड से कहना चाहता हूं कि भाजपा के झांसे में मत आओ। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? नहीं है वहां सिर्फ नफरत की बातें हैं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठ है, धोखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को खुला चैलेंज करता हूं, बहस करें वो हमसे। पिछले 10 साल से सेंटर में उनकी सरकार है। पहला नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ना? 2014 में नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उधर नारा दिया, उधर जब सरकार बनते ही जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। उधर नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1000 के पार पहुंच गया। कथनी और करनी में अंतर देखिए। यहां मातृशक्तियां बैठी है, माएं बहनें बैठी है। नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां फिल्में टैक्स फ्री करते हैं और कफन पर जीएसटी लेते हैं, कफन पर टैक्स लेते हैं। मैंने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये सवाल उठाया तो बगले झांकने लगे, जवाब देते नहीं बना। नारा दिया, क्या नारा दिया? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आजकल यहां भी आकर के भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, पूरी भाजपा ने नारा लगाया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उस नारे का परिणाम क्या हुआ? जरमुंडी वालों, मंटू मोड़ वालों के उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। और जब अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया तो रात के 2 बजे उसकी लाश जबरन परिवार की बिना मर्जी के जला दी गई ताकि सबूत मिट सके, ताकि लोगों का गुस्सा ना सामने आ सके। ये बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की। इन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और जब ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपना हक मांगने के लिए एक अपराधी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उनको किस तरह से घसीटा था वो वीडियो उठा के देख लेना। ये बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले दिल्ली के लाल किले पे 15 अगस्त को खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भाषण दिया महिला सशक्तिकरण पर। और उसके 2 घंटे बाद उसी दिन 15 अगस्त को गुजरात में बिल्किस का बलात्कार करने वाले दोषी जो सजा काट रहे थे उन्हें न सिर्फ जेल से छोड़ा गया बल्कि उनको मालाएं पहना के उनकी स्वागत किया भाजपा वालों ने। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके नारों के झांसे में मत आना। बादल आपके बीच में है, 5 साल आपकी सेवा की है। हो सकता है कभी फोन ना उठा पाए हो सकता है छोटी मोटी नाराजगी होती है। हम परिवार में हैं। बादल ने हमेशा जरमुंडी विधानसभा के लोगों को अपने परिवार की तरह महसूस किया। ये जब भी दिल्ली आए और जब भी एआईसीसी में मुझसे मिले तो इनका यह कहना था कि भाई मैं अपने नेताओं से मिलने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे जरमुंडी के विकास के लिए और फंड लेना है, लोगों के काम के लिए मुझे अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा। दिल्ली में भी बैठ करके इस व्यक्ति ने आपके बारे में बात किया। मुझे कभी ये नेताओं की तरह बात करते हुए नहीं लगे, शरीफ इंसान लगे। ऐसे में आज ये आपके बीच में अपना दामन फैला के खड़े हैं और मैं 1000 किलोमीटर दूर से अगर आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने का मतलब समझिएगा, मेरे आने का मकसद समझिएगा। मैं पूरे झारखंड में जा रहा हूं। एक बात आप लोग दिमाग में बिठा लें, हटिया से लेके मांडर से लेकर के इरबा से लेके कंके से लेकर के खिजरी से लेकर के
पांकी, पलामू, महागामा होते हुए जलमुंडी पहुंचा हूं। पूरे झारखंड में एक आवाज में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ, इंडिया की हवा चल रही है। भाजपा परेशान हो गई है, बौखला गई है। मैं एयरपोर्ट आ रहा था तो एक पत्रकार आए मेरे पास, बोले इमरान साहब 7 जगह पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है झारखंड में, आप क्या कहेंगे? मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं। मैंने कहा 7 जगहों पे? बोले हाँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहां भी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा सर्वे है और सबसे बड़ा नतीजा है झारखंड के चुनाव का। आप इस रेड से, इनकम टैक्स के छापे से झारखंड के चुनाव के नतीजे का अंदाजा लगा सकते हैं। बोले कैसे? हमने कहा कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन जीत रहा है। बोले क्यों? मैंने कहा तभी तो परेशान होकर के इनकम टैक्स वाले भेजे गए। पहले हेमंत विश्व शर्मा जी भेजे गए और बाकी नेता आए, अमित शाह जी आए, सारे नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की। सारा प्रोपेगेंडा जब विफल हो गया और उनको समझ में आ गया कि झारखंड में हेमंत सोरेन को, कांग्रेस को, आरजेडी गठबंधन को नहीं हराया जा सकता, तब उन्होंने एजेंसियों को मैदान में उतारा है कि जाओ और नेताओं को परेशान करो। लेकिन ये झारखंड की धरती है। मैंने मीडिया से कहा कि ये झारखंड की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है, ये डरने वाले लोगों की धरती नहीं है। ये भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, एक वक्त का खाना कम खाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों के सामने सर झुकाने वाले लोग नहीं हैं। और इसका सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब दिल्ली की सरकार ने आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, डराने के लिए सारे प्रलोभन दिए, नहीं माने हेमंत सोरेन, तो यह कहा गया कि नहीं मानोगे, हमारे पाले में नहीं आओगे तो जेल भेज देंगे। मैं तो सैल्यूट करता हूं झारखंड के उस बहादुर मुख्यमंत्री को जिसका नाम हेमंत सोरेन है। उस आदमी ने कहा जेल की सलाखों में डाल दो, जेल में रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे आगे सर झुकाना मंजूर नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं हेमंत सोरेन साहब को। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत, भाजपा की नफरत का अंत, हेमंत हेमंत हेमंत। भाजपा समझ गई है, इसीलिए जो मजबूत नेता हैं उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चला के, पैसा बहा करके सारी कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी भी आज झारखंड आए हुए हैं। किसी महफिल में खड़े होकर बोलेंगे कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन पार्लियामेंट में बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इस तरफ बैठा था, मैं खड़ा हो गया, मैंने बताना शुरू किया, तब तक हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है खड़गे जी, वो बोले इमरान बैठ जाओ, मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, मत बताओ। मैं चुप हो गया। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, जो जो इनको पता चल रहा है सब बेचते ही तो जा रहे हैं। दिया क्या? वो कह रहे हैं आएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमें झारखंड के लिए क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कि हम डेवलपमेंट ये करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इस पर वोट नहीं मांगेंगे। आपसे आएंगे, कहेंगे कि आपके पड़ोस में मुसलमान रहता है, उससे डरो, इसलिए मुझको वोट दो। यार ये झारखंड है, सीधे साधे लोग हैं। आपके घर पे छप्पर जब उठाना होता है, उसमें कभी आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो पड़ोसी आता है बाल्टी में पानी लेकर के, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो बस इंसान होता है। क्यों लड़ाना चाहते हो? ये भोले भाले लोग हैं, ये सीधे सच्चे लोग हैं, आप इनको डराना चाहते हो? सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। सुबह जब चाय की दुकान पे बैठ के आप चाय पीते हैं तो कोई एक दूसरे का नाम पूछता है क्या? नहीं ना। इनके झांसे में मत आओ। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला।
तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है, संत आदमी है, वो सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया, उसे सोता हुआ देख करके गुस्से में आया और जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत लात मारने वाले के हाथ में सौंप दी है? बताइए, नफरत की लात मार रहे हैं कि नहीं हमको आपको? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने 2014 में। 10 साल हो गए 2024 में, यानी 20 करोड़ नौकरियां। और अब जब आप नौकरी मांगते हो तो कहते हैं कि पकौड़ा तलो। अब एमए करके, बीए करके, एमटेक करके, बीटेक करके ये जो नई नस्ल खड़ी है, ये नौजवान साथी पकौड़ा तले। खुद तो डिग्री मांगो तो दिखाएंगे नहीं और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आपसे कहते हैं डिग्री लेकर के आप पकौड़ा तलो। कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। इनके झूठ के चक्कर में नहीं आना है। मैं तो इस बीच जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो उनके भाषण याद दिलाता हूं, उनसे कहता हूं कि याद है आपको 2014 में आप कहते थे भाइयों बहनों मैं देश नहीं लुटने दूंगा, तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा। तो वो चुप हो जाते हैं। तब मैं उनसे कहता हूं कि कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार। इको थोड़ा कम कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया आपने। इतना इको तो हेमंत विश्व शर्मा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, हम कैसे कर पाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। वो जरा मुझे दीजिए। आजकल मैं झारखंड में जहां भी जा रहा हूं ना, भारत का नक्शा लेके जा रहा हूं और उसका कारण बताता हूं। मैं ये नक्शा लेकर के पूरी जितनी भी विधानसभाओं में जा रहा हूं, मतलब उनका एक झूठ मीडिया के साथी सुने। हेमंत विश्व शर्मा जी आके क्या करें, घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है, दूसरे देश से लोग झारखंड में आ रहे हैं। ये भारत का नक्शा है, इसमें ये झारखंड है। मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को और पूरी भाजपा को चुनौती देता हूं कि झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से जाके मिलती ही नहीं है। तो जब किसी दूसरे देश से सीमा मिलती ही नहीं तो घुसपैठ कैसे हो गई? मतलब ये सवाल है कि नहीं? एक पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, फालतू वाली बात नहीं कर रहा, पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं। और अगर हो गई, अगर घुसपैठ हो गई तो 10 साल से सरकार किसकी है सेंटर में? घुसपैठ रोकने की, भारत की सरहदों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो मुझी को लेने आ रहा है। आप रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा, रुकेगा, फिर मुझे बिठाएगा, तब लेके जाएगा। वो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां हैं जैसे हैं खड़े रहे। कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए? मतलब मंटू मोड़ वाले इतने कमजोर तो है नहीं कि थोड़ा सा धूप से थक जाए। नहीं थके है ना? मुझे लगना चाहिए आपके अंदर वही जोश, वही जज्बा बाकी है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आ जाने दीजिए, क्योंकि बहुत धूल उड़ेगी, तो इसलिए आप जहां ऐसे खड़े रहिए, उधर जाएंगे तो धूल उड़ेगी बहुत ज्यादा। अध्यक्ष जी आप बैठे, मैंने पानी मैं तो पिलाने के लिए आया हूं, पीने के लिए थोड़ी आया हूं। आप बैठे। हवा चलो रे।
हाँ, देखिए ये बादल पत्रलेख के लिए पार्टी का जो प्यार है वो ये है। आज हम जब महगामा उतर रहे थे, आज चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एयर रूट जो है ना वो नो फ्लाई जोन कर दिया जाता है, मतलब दूसरे का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देंगे जब तक प्रधानमंत्री जिस जगह पे उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पहुंच न जाए। ये बादल पत्रलेख जी के लिए पार्टी का प्यार है कि हाँ वो चाय वाले तक पहुंच रहे हैं, मतलब आप पहले ही पी लेना चाहते हैं चाय, टाइम इनका प्यार है कि पार्टी ने कहा कि किसी भी तरह से वहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसने कहा फ्यूल नहीं है, तो ये हुआ कि आप जाइए इमरान जी को वहां छोड़िए, उसके बाद देवघर जाइए, तेल रिफ्यूल कराइए, उसके बाद लौट के आइए, इतनी सारी एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बादल पत्रलेख कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत नेता है, उसको जीत करके उसका विधानसभा पहुंचना जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी का बादल के लिए प्यार है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय आदल भाई कितने समझदार लोग हैं, मैंने नाम भी नहीं लिया, सिर्फ चौकीदार बोला ये समझ गए, मैंने चाय नाम लिया इनको स्वाद आ गया। ये जरमुंडी के लोग हैं भाई, इनकी समझदारी को सलाम करता हूँ, राजनीतिक समझदारी को सलाम करता हूँ। बड़े वजनदार लोगों का इलाका है, आपका नेता भी बहुत वजनदार है, और सिर्फ शरीर का वजन मत देखना, इनका सियासी वजन भी बहुत मजबूत है पार्टी में। एक बार जोरदार ताली बजाइए बादल पत्रलेख जी के लिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहना जरमुंडी वालों, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बादल भाई इधर आइए, मैं बहुत दूर से आपके बीच में सिर्फ ये कहने आया हूं कि बादल पत्रलेख इस दौर की राजनीति में कितने शरीफ और सच्चे इंसान हैं, हमने 5 साल इनका काम देखा है। एक बार फिर आपके सामने प्रत्याशी बनकर के कांग्रेस पार्टी ने इनको भेजा, और इस बड़ी लड़ाई में, इस मुश्किल वक्त में आपको बादल पत्रलेख जी को फिर से चुन करके विधानसभा में भेजना है। जरमुंडी वालों, आप जब 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहे हैं, आप चुन करके इन्हें असेंबली पहुंचा दीजिए। झारखंड में सरकार बनने जा रही है, मैं वादा करता हूं पार्टी इनको फिर से मिनिस्टर बना करके आपके बीच में वापस भेजेगी। एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, एक भी वोट इधर उधर बर्बाद मत करिए। बादल ने आपके लिए बहुत काम किया है, बादल भविष्य में और काम करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बादल इस जरमुंडी विधानसभा के गरीब गुरबा आम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 महीने हेमंत सोरेन साहब को जेल में रखा है भाजपा ने। 20 तारीख को उसका बदला लेने के लिए घर से बाहर जाइए, घर से बाहर निकलिए। अगर हेमंत सोरेन साहब चीफ मिनिस्टर रहते हुए भाजपा उनको जेल भेज सकती है, तो भाजपा की सरकार आ जाए तो गरीब आदमी का क्या हाल करेंगे? जब मुख्यमंत्री को जेल भेज दे रहे हैं बिना किसी कारण के, कोर्ट ने जो जमानत दी तो यह कहा कि कोई आरोप ही नहीं बनता।
फिर भी चीफ मिनिस्टर को बिना किसी कारण के 5 महीने जेल रखा, तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करेंगे, गरीब आदमी के साथ क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि घर से बाहर निकलिए, बादल जी को वोट दीजिए। बादल जी को दिया गया वोट सिर्फ बादल पत्रलेख को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। बादल को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ बादल को नहीं मिलेगा, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मूंछों पर ताव लेकर लड़ने वाले आपके लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को मिलेगा, उनको मजबूत करेगा। बादल को दिया गया एक एक वोट आपके बेटे, आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। इन्हें जिताइए। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं दिल्ली में रहूंगा या महाराष्ट्र में रहूंगा। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, मुझे अभी यहां से लौट के रांची पहुंचना है, एक सभा और करूंगा मांडू में, उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा वहां सभा करने के लिए। ये जो अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन कुर्बान करके हम सारे लोग गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, मौलाना आजाद के सपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल और महात्मा गांधी की दी हुई आजादी हमें बचा के रखना है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि इन्हें जिता के भेजिए। अगली बार आऊंगा तो खूब सारी शायरी आप लोगों को सुनाऊंगा। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग एक मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे, सस्पेंड कर दिया गया हम सारे लोग। 146 MP एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा सस्पेंड हो गए, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दौर में अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जाता। हम सस्पेंड होके आए हैं, यानी कि बहादुरों में हमारा नाम लिखा जाएगा। बोले आप तो शायर है, शायरी की भाषा में कहिए। मैंने एक नज्म पढ़ी पार्लियामेंट के अंदर मीडिया से बात करते हुए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, और शायर वही बोलता है जो सच होता है। एक सच यहां भी बोल के जा रहा हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अगली 2 लाइनें सच्ची लगे तो आपका हाथ उठेगा मेरे समर्थन में कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। भाजपा के नेताओं के चेहरे देखना इन दिनों, देखो यहाँ बादल मुस्कुरा रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, कोई तनाव नहीं है। वहां देखिए आते ही ऐसी बात शुरू करेंगे, लगेगा जैसे कितना दर्द में डूबे कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जिन्हें लगता है बादल 1 मिनट इधर आइए, धूप बहुत है तो आप इधर आ जाइए। बादल के लिए जिन्हें ये लगता है कि साजिशें करके, लोगों को बांट के, खरीद के बादल को हरा लेंगे, उनसे बता देना कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा।
उठाइए एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, उठाइए एक हाथ, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे करके बादल पत्रलेख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके जिताइए, इन्हें विधायक बनाइए। भाई साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, नेशनल वाइस चेयरमैन अनवार साहब, बाकी जो भी मोहन मरकाम साहब हमारे साथ आए हैं, और हम शकील भाई आइए हमारे साथ बिहार के सीएलपी लीडर शकील साहब आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आपका स्वागत करते हैं। मोहन मरकाम जी छत्तीसगढ़ से आए हैं। बादल कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए आप समझ सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा जेएमएम, पूरा आरजेडी, सारे गठबंधन के सहयोगी इनके लिए जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। नहीं, पगड़ी तो हम बांधे ही आपके लिए, जब कहोगे तब खोल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी चीज। ये तो आपकी मोहब्बत है। आखिर में मेरी बात सुनिए। आखिर में बस इतना आपसे अपील करके जा रहा हूं कि बहुत दूर से आया हूं, मेरे आने को मायूस मत करिएगा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं, और अब आया हूं तो एक भी वोट इधर उधर खराब मत करिएगा, क्योंकि भाजपा जानती है कि वो सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकती, तो वो फिर चाहती है कि 1000 कोई काट ले, 500 कोई काट ले, 2000 कोई काट ले, कोई फायदा नहीं। ये लड़ाई सीधे नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ नफरत वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ मोहब्बत वाले लोग खड़े हैं। एक तरफ राहुल गांधी का संदेशा लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, और सिर्फ एक नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, और वो नफरत का ठेला लगाना चाहते हैं। अब आपको तय करना है कि आप मोहब्बत की दुकान खुलवाएंगे या नफरत की दुकान खुलवाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और बादल पत्रलेख एक ऐसा लेख यहाँ पर लिखेंगे कि भाजपा के सारे पत्र जो है वो फट जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि अगली सभा के लिए जाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब अगली बार आएंगे 23 तारीख को, जब ये चुनाव जीत जाएंगे ना, एक वादा सुनो, 23 को जब ये जीत जाएंगे, यहाँ सरकार बन जाएगी, उसके बाद में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर इसी मैदान में आऊंगा, और जितनी शायरी कहोगे उतनी शायरी सुनाऊंगा, कोई भाषण नहीं दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। बहुत